आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और यह इसलिए जरूरी है कि अब पूरे विश्व के राजनीतिक और आर्थिक समीकरण नए सिरे से बन रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आज तक जितने भी विदेश मंत्री हुए हैं पूरी दुनिया में, एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, तो ये महानुभाव आज तक के सभी विदेश मंत्रियों पर ये भारी पड़ने वाले हैं। सारा करामात जो है, सारा करामात इन्हीं का है। और जो भी आप देख रहे हैं, ये समाचार सुन रहे होंगे, तो ये जो है हर जगह इस तरह से सेटिंग कर रहे हैं जिससे कि जो बहुत ही ताकतवर देश थे अब तक, वे धीरे धीरे हाशिए पर जाएंगे। भारत उभर करके आएगा एक महान शक्ति के रूप में। जो इन्होंने भारत, चीन और रूस, इन तीनों का जो संगम बनाया है, अभी ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, उसमें और भी कई देश आ रहे हैं। ये सब करामात जो है, यह एस जयशंकर की ही है। उसमें और भी कई लोगों को शामिल कर रहे हैं। असल में ये कहानी शुरू होती है जब भारत मांग करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसे भी सिक्योरिटी काउंसिल में रखा जाए और परमानेंट मेंबर के रूप में रखा जाए और वीटो पावर के साथ रखा जाए। ये खेल वहां से वास्तव में शुरू होता है और जो 5 पावरफुल देश हैं, वे भारत को फुटबॉल की तरह इधर से उधर मारते रहते हैं। जैसे कि भारत को लगता है जैसे एक पैर से फुटबॉल मारा उधर, तो लगा कि हम पकड़ लेंगे, वहां गया तब तो दूसरे ने मार दिया। इस तरह से पांचों जो है इसे छका रहे हैं। भारत ने बहुत आसानी से समझ लिया कि ये जो है हमें यूं जो है वो नहीं देंगे, बल्कि ये किसी भी तरह से नहीं देंगे। थोड़ी बहुत जो बाकी है आशा, वो भी धूमिल हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका भारत को भीतर से बिल्कुल नहीं चाहता, न ही चीन भारत को चाहता है, न ही फ्रांस भारत को चाहता है वैसा, और न ही इंग्लैंड चाहता है। मात्र एक रूस है जो भारत को चाहता है और थोड़ा बहुत फ्रांस मान सकते हैं। बाकी ये सब जितने हैं ये भीतर घात करने वाले हैं। तो ये भारत को बेवकूफ बना करके इधर से उधर घुमा रहे थे। तो एस जयशंकर ने इस खेल को समझ लिया और निर्णय कर लिया, मन ही मन में ठान लिया कि इसका विकल्प जो है हमें निकालना है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूनाइटेड नेशन को खत्म करना है। इसकी प्रासंगिकता को पहले खत्म करना है। प्रासंगिकता कैसे खत्म की जा सकती है? तो सबसे पहले जो है बात उसमें है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी निर्णय ले उसको फेल कर दिया जाए, उसको कहीं भी सफल नहीं होने दिया जाए, जिससे कि वह एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हो जाए पूरे वर्ल्ड में। और यह अब तक जयशंकर जी ने काफी बखूबी ऐसा करने में सफलता पाई है। भारत ने अपना गेम अच्छा खेला है और इसको इस तरीके से डिबंक कर रहे हैं जैसे कि ये एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है। रूस की और यूक्रेन की जो अभी युद्ध जारी है, उस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भी भूमिका नहीं हो पा रही है, ये कुछ नहीं कर पा रहा। इसराइल की और जो लेबनान की या फलस्तीन की जो लड़ाई हो रही है, उसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भी भूमिका नहीं हो रही। उल्टे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसके ऊपर भी इजराइल ने हमला कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पा रहा, एक नपुंसक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वह होता जा रहा है। और यही भारत के एस जयशंकर जी की यही चाल है। और एक उसके विकल्प में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना जो पावरफुल हो, जिसमें भारत का से हो। रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका सोच रहा था कि रूस को कमजोर कर देंगे और उसे बेदम कर देंगे और उसे आइसोलेट कर देंगे, अलग थलग कर देंगे, विश्व की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में है उसमें उसे पीछे ढकेल देंगे। लेकिन जयशंकर ने खेल को पलट दिया है और लाख मना करने के बावजूद भी अमेरिका के भारत ने रूस से अपना संबंध और गाढ़ा किया और तेल खरीदते रहे, तेल को रिफाइन करके बेचते रहे, लाभ कमाते रहे। रूस को भी लाभ कमवाया, खुद भी लाभ कमाया और इस तरह से यूएन को धत्ता बता दिया और अमेरिका को भी धत्ता बता दिया। फिर जो है अमेरिका ने ये प्लान बनाई कि किसी तरह से चीन और भारत अगर लड़ जाए तो अपना काम बन जाएगा, भारत कमजोर हो जाएगा, चीन भी कमजोर हो जाएगा और अपना जो है हथियार भी बिकेगा, अपना दबदबा भी बढ़ेगा। लेकिन भारत ने उस खेल को समझ लिया, एस जयशंकर ने मात दे दिया और चीन के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए अच्छे। और अब तो ब्रिक्स समिट में दोनों के बायलैटरल टॉक्स भी हो रहे हैं, समझौते भी हो जाएंगे और जो भारत 2020 में जहाँ था और चीन वहाँ की LAC पर वहाँ चले जाएंगे। सारे सैनिक वापस लौट रहे हैं अपने अपने स्थानों पर। हालांकि चीन कभी भरोसे का नहीं रहा है, भारत के ऊपर हमला करता रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किस घर में झगड़ा नहीं होता, हर जगह झगड़ा होता है। तो बाहरी वालों से भी तो झगड़ा हो सकता है, तो उतना सचेत रहना है कि यह झगड़ा करेगा लेकिन व्यापार भी तो करना है। चीन भी एक बहुत आर्थिक महाशक्ति है और मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसकी आबादी भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और भारत के व्यापार उससे अच्छे रहे हैं, कम से कम व्यापारिक संबंध तो युगों युगों से चीन से होते आ रहे हैं। चीन हमारा पड़ोसी है, आप शत्रु और मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो जब पड़ोसी है तो पड़ोसी के साथ जीना सीखना ही पड़ेगा। और एस जयशंकर जी ने यह एक समझ लिया कि हमें पड़ोसी से जीना है तो एक ऐसे अच्छे संबंध बना के जिए, शत्रु है तो सावधान भी रहें और व्यापारिक संबंध हैं तो भी सावधान रहें और करना भी है। तो एसेंशियल एनिमी है और कोऑपरेटिव एनिमी है, ये समझ लेना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव एनिमी के साथ कैसे डील किया जा सकता है, तो उसको
जयशंकर जी ने बहुत अच्छे से ताड़ा है। वे वहाँ काफी लंबे समय तक रहे हैं, एम्बेसडर के रूप में रहे हैं, तो अच्छा से जानते हैं। विदेश सचिव भी रहे हैं, तो वो सब खेल जानते हैं और उनको बहुत तरह की भाषाएं आती हैं, तो उनके लिए कम्युनिकेशन जो है बहुत आसान है। काफी कुशाग्र बुद्धि के हैं और बड़े बड़े देशों के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो नहीं कर सकते, वे एस जयशंकर जी कर रहे हैं विदेश मंत्री होकर के, और डंका अपना बजा के छोड़ेंगे और एक इतिहास रच के जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विकल्प वे निकाल के जाएंगे और भारत, चीन, रूस और अन्य जो देश हैं एशिया के, अफ्रीका के भी, दक्षिण अमेरिका के भी, उन सबको इससे जोड़ करके एक प्रभावी विकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ का खड़ा कर देंगे। जयशंकर जी की ऐसी ही कोशिश है और संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने दम पर अकेले खत्म करने का क्रेडिट वे ले लेंगे अपनी महत्वपूर्ण विदेश नीति के जरिए, कूटनीति के जरिए। दूसरी बात है कि वो व्यापार को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं जो अस्थायी हो, जहां पर भेदभाव नहीं हो और जहां पर भारत के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं, उस तरह का ना हो, बल्कि इसमें भारत का एक बराबरी का मामला हो और भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, भारत की जो कंपनियां हैं, उसके पर प्रतिबंध न लगाए। तो इस तरह का भी उनका प्रयास है कि ऐसा ही एक आर्थिक संगठन भी तैयार कर दिया जाए। तो राजनीतिक और आर्थिक संगठन, इन दो के ऊपर उनका पूरा फोकस है और पूरे प्रयास में लगे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी चाल चल रहे हैं शतरंज की। राजनीतिक शतरंज की, आर्थिक शतरंज की बहुत जबरदस्त चाल चल रहा है, उसका तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं अमेरिका और उसके एलिस। इसमें एक चीज और है जो अब तक का समय रहा है, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसमें डॉलर जो है वो काफी मजबूत हुआ है और अमेरिका उससे बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया, बहुत धन कमाया डॉलर को छाप छाप के। अब इस डॉलर का विकल्प भी जयशंकर निकालने में लगे, एक ऐसा विकल्प जिसमें डॉलर का वर्चस्व नहीं हो और युआन का भी वर्चस्व ना हो, क्योंकि युआन का वर्चस्व हो जाएगा, अगर डॉलर को रिप्लेस कर देता है युआन, तो फिर भारत का एक शत्रु चीन मजबूत हो जाएगा। चीन को साथ भी रखना है और उसकी करेंसी को हावी भी नहीं होने देना है। इस तरह की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है और दूसरे देशों को इस तरह से जोड़ा जा रहा है आर्थिक रूप से। इस तरह से भारत में यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, उस तरह से अन्य जगह भी पेमेंट सिस्टम करके और भारत के मॉडल पर और भारत के तौर तरीके से भारत से जोड़ा जा रहा है, ताकि भारतीयों को व्यापार करने में या वहाँ पर जा करके टूर करने में या शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसमें भी वे सफल होते दिख रहे हैं और बहुत ही फूक फूक करके कदम रख रहे हैं और अमेरिका घबराया हुआ है। अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे गिर रहा है और जब गिर रहा है, डॉलर की वैल्यू गिराया जा सकता है, ये सब रूस भी समझ लिया है और रूस इस खेल में और चीन भी इस खेल में शामिल हो गया है। और ये जयशंकर जी का ही कमाल है कि उन्होंने ये सबको डील करना शुरू कर दिया है। तो डी डॉलराइजेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें। इसके बाद जो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया जो है, वह
शुरू किया है, तो उसका भी हब बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है। अमेरिका ने वैसे अपने जो है रेट घटा दिए थे बैंक के ब्याज दर के, जिससे कि यहाँ से जो निवेश है वो उधर शिफ्ट हो जाए, और यही काम चीन ने भी किया है। भारत देख रहा है कि ये कितना गिरा सकते हैं देश गिराने, उसके बाद भारत भी उस रेट को गिरा करके निवेश को अपने यहाँ ले आएगा, और भारत जो है अपने भीतर के निवेशकों पर ज्यादा निर्भर रहना चाहता है। यह भी एक बहुत अच्छी नीति है। विदेशी निवेशकों का जो प्रॉफिट अर्निंग जो उनकी हॉबी है कि पैसा लगाओ फिर यहाँ से भागो दूसरी जगह लगाओ, फिर वहां गिर गया फिर वहां लगाओ फिर तीसरी जगह जाओ, इसका एक अस्थाई समाधान बहुत ही अच्छी तरीके से निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि देश जो है इन पर निर्भर नहीं हो जाए कि ये चले जाएं तो शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाए, ऐसा ना होने पाए, बल्कि उसमें एक स्थायित्व रहे। थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का जर्क लगेगा ही जब जाएंगे ज़्यादा तो, लेकिन यहाँ के निवेशक जो हैं, जो अपने देश के निवेशक हैं, वे उसमें पूंजी लगाते जाएंगे तो यहाँ की भारत की जो इकोनॉमी है काफ़ी रेजिलियंट होगी। यही जो है उनका प्रयास है, और पूरे विश्व को इस तरह से वो हैंडल करना चाह रहे हैं कि इस पर असर ना आने पाए विदेशी निवेशकों के कारण, क्योंकि उससे भी ब्लैकमेल होते हैं और एक भय का माहौल बना रहता है, और बाहर से पूंजी भारत में आए इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब इधर आप देखेंगे कि अमेरिका की कोशिश होती है लड़ाई कराने की, और लड़ाई करके अपने वेपन बेच करके बहुत पैसे बनाने की, क्योंकि उनका वेपन इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा है। और भारत जो है हर जगह शांति समझौता का रट लगाए हुए है, और शांति की बात कर रहा है। जयशंकर जी जहाँ जाते हैं, मोदी जी जहाँ जाते हैं, वहीं पर इस चीज को बोलते हैं। तो भारत की इसमें यह भी कोशिश है कि अपनी छवि भी सुधारी जाए, लोगों से अच्छे संबंध भी बनाए जाएं, और ये जो वेपन बेचने वाले देश है ना, इनको आर्थिक रूप से कमजोर भी किया जाए, क्योंकि भारत भी जानता है कि मेरा प्रतियोगी मुख्य रूप से ये दो देश हैं, चीन और अमेरिका। और अमेरिका भी जानता है कि चीन और भारत ये दो उसके प्रतियोगी हैं। चीन भी जानता है कि भारत और अमेरिका ये दो प्रतियोगी। तो इन तीनों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, निश्चित है, परंतु इनको लेकर भी चलना है। तीनों ही इस बात को समझते हैं। अब जो है इसमें बहुत ही क्लोज बॉन्ड किसके साथ होगा, बात इसकी है, और वर्चस्व किसका रहेगा, बात इसकी है। चीन को भी वीटो पावर मिला हुआ है यूएन, अमेरिका को भी वीटो पावर मिला हुआ है। भारत को मिला था, भारत ने अपनी बेवकूफ़ी से, नेहरू की बेवकूफ़ी से चीन को दे दिया था। यह जो है भारत को उछालता है, लेकिन भारत ने इसका दूसरा काट निकाल लिया है, और वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ही खत्म कर देना। तो ये जो वेपन इंडस्ट्री है, भारत शांति की बात करके इनको कमजोर कर रहा है, और भारत खुद भी अपना वेपन बना रहा है, उसमें आगे बढ़ रहा है। और यह भारत की बहुत अच्छी टैक्टिक्स है, और जिनसे वेपन ले रहा है उनसे टेक्नोलॉजी भी ले रहा है, तभी वो अपनी इंडस्ट्री को विकसित कर सकता है। तो यह जो है जयशंकर जी बहुत ही दिमाग लगा रहे हैं कि इनके वेपन इंडस्ट्री को कमजोर किया जाए, और इनकी टेक्नोलॉजी ली जाए, और अपने यहाँ वेपन बनाया जाए, लड़ाई इनको नहीं होने दी जाए, क्योंकि लड़ाई से इनको फायदे होने वाले हैं। जो वार इकोनॉमी होती है वो अभी बहुत मजबूत होती है, और अमेरिका अब तक वार इकोनॉमी से ही अब तक चलता आ रहा है, इसीलिए हर समय लड़ाते रहता है। तो वार इकोनॉमी को ध्वस्त करने की योजना है जयशंकर जी की।
जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और इसके बाद जयशंकर जी की एक और है कि किस तरह से इज़राइल और जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, इसमें एक संतुलन बनाया जाए, और ऐसा संतुलन बनाया जाए कि ये जो जिहादी ग्रुप है इनकी पिटाई भी हो जाए, इनका खात्मा भी हो जाए जहां तक हो सकता है, ताकि ये जो है, जो प्रॉब्लम है, भारत की एक अस्थायी समस्या है यह, इस समस्या से जितना हो सके छुटकारा मिल सके। और इसके लिए यह जरूरी है कि इन लोगों की धुनाई हो, और यह इजराइल के ही हाथों संभव है। तो इजराइल के जरिए ये धुनाई हो रही है, तो इसलिए भारत जो है एक अच्छा बैलेंस बना रहा है, ताकि इजराइल जो है, इनके जो ग्रुप हैं, आतंकवादियों के ग्रुप, इनको खत्म किया जाए, और उसमें भारत को दोष भी न लगे, और भारत का काम भी बनता रहे। तो ये बहुत अच्छी रणनीति पर चल रहा है। उसके बाद है कि ये सब जो भी पश्चिमी देश हैं, यहाँ भी भारत ने एक नैरेटिव चलाया हुआ है, जो कि लगातार टेररिस्टों के खिलाफ में भारत शुरू से ही भारत की नीति रही है कि बोलते रहे हैं आतंकवाद के विरुद्ध। और मुस्लिमों, उनके शरणार्थियों का, मुस्लिम शरणार्थियों का जो भय है, वो वेस्ट को दिखाने में जयशंकर जी सफल हो गए हैं। और यही कारण है कि जितने मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको भगाया जा रहा है यूरोप से, और यूरोप से भगाया जा रहा है उनको, ताकि ये सब जो है हावी ना होने पाए। याद रखिए, मुस्लिम जब जहां भी रहेंगे उनमें ब्रदरहुड होता है, और वे चंदा देते हैं जिहादियों को, यह उनके लिए एक अनिवार्य होता है। तो कोई भी मुस्लिम कहीं भी काम कर रहा है तो जिहादियों को निश्चित ही चंदा देगा, उसमें नहीं लड़ सकता तो लड़ने के लिए वो चंदा देगा ही देगा, अपना हिस्सा देगा। तो इनकी कमाई मुसलमानों की जितनी कम हो जाए उतने ही बढ़िया है, तो जिहादी ग्रुप कमजोर पड़ेंगे। जयशंकर जी उस पर भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में मुसलमानों में कट्टरवादिता खत्म हो, कम हो, इसके लिए जो है सनातन मूल्यों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यूएई में देखिए मंदिर बन रहा है, यहाँ तक कि अन्य मुस्लिम देशों में भी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और सऊदी अरब में तो जितने भी जो कट्टरपंथी इस्लामिक नियम थे, उनको धीरे धीरे जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वे उसको खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। जैसे औरतें जो है बुर्का पहनती थी तो उसको चेहरा दिखाने की आज़ादी दे रहे हैं, औरतें स्पोर्ट्स पे भाग नहीं लेती थी, वो आज़ादी दे रहे हैं। वहाँ शराब पीने को मना था, वो दे रहे हैं। गाड़ी चलाने को मना था, वो दे रहे हैं। योग वगैरह नहीं करना था तो वो करा रहे हैं। और वहाँ पर जो है गीता, रामायण वगैरह भी वहाँ के कोर्स में शामिल कर लिया गया है। ज़्यादा जोर जोर से अजान देने के लिए मना कर दिया गया है कि भाई ये तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल चीज़ है, तुम अपने करो, ज़्यादा चीखो चिल्लाओ नहीं। तो जयशंकर जी बहुत ही बुद्धि से हर चीज को बड़ा टैकल करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी मुस्लिम देश हैं और मुस्लिम लोग हैं, उनको समझ में आने लगेगा कि हमारे में ये सब जो है खामियां हैं, और आज के आधुनिक युग के लिए ये सब चीजें सही नहीं है। इनको खत्म किया जाए, इनमें सुधार किया जाए, इनको हटाया जाए। तो इस तरह से यह काम बहुत ही बारीक ढंग से किया जा रहा है। अब इधर देख रहे होंगे कि वेस्ट में जो है भारत के प्रति बहुत ज्यादा वह एंटी फीलिंग था, हाथ मरोड़ने का, भारत को धौंस के ऊपर धौंस जमाने का। अब वो धौंस जमाना, जब से मोदी जी बने प्रधानमंत्री, तब से वो धौंस जमाने की प्रक्रिया घटती जा रही है।
अब जयशंकर जी ने बहुत तगड़ा इलाज किया है कनाडा का। जो भारत को तोड़ने की स्कीम पर कनाडा और अमेरिका और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड काम कर रहे थे, और जर्मनी वगैरह, इन सबको भारत ने धोना शुरू किया है। और जो है खालिस्तानी आतंकवादी की जगह उनको अब कनेडियन टेररिस्ट और अमेरिकन टेररिस्ट जैसा कहा जा रहा है। और इजराइल स्टाइल में जो भी आतंकवादी हैं वो जहां भी पाए जा रहे हैं वहां निपटाए जा रहे हैं। उसमें प्रोफेशनल जो किलर्स हैं उनका सहयोग दिया जा रहा है और पता भी नहीं चलने दिया जा रहा है। और उनको हालांकि शक तो है अमेरिका को, और उसी पर वो हल्ला मचा रहा है कि पन्नू को मारने की प्लानिंग और निज्जर को मारने की प्लानिंग हुई थी। तो जो भी है, सबूत तो नहीं छोड़ रहा भारत। सबूत उनके पास है नहीं, सबूत दे नहीं सकते, और सबूत से ही दुनिया में सब चलता है। कहीं भी कोर्ट है, कोई भी लीगल वैल्यू है, सबूत से चलता है। सबूत उनके पास है नहीं। कनाडा हार थक करके एलिगेशन तो लगा दिया, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। भारत ने मारा या नहीं मारा यह एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतने को मारा गया है, इतने को मारा गया है। जाहिर सी बात है कि इसमें जो है भारत की एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन इस तरीके से काम कर रही हैं, इतने सफाई से, बिल्कुल मोसाद स्टाइल में। जो इसराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उसके स्टाइल में इनको हवा नहीं लग रहा है। और ये जानते हैं, गट फीलिंग तो है कि कर रहा है भारत, लेकिन कैसे, तो यह उनको जो है उनके प्रमाण नहीं ढूंढ पा रहा है। तो कभी लॉरेंस बिश्नोई को, तो कभी किसी और को दोष दे रहा है। कोई गुप्ता को दोष दे रहे हैं, तो कोई किसी को दोष दे रहे हैं कि उनके माध्यम से कोशिश की जा रही है। कोई एक विजय यादव है, उसके माध्यम। तो ये जो है, ये सब सब गेस वर्क है। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं, इसीलिए भारत उनको पटक भी रहा है। और कनाडा को उसी के हिसाब से जवाब दे दिया कि अपने राजनयिकों को बुला लिया गया और उनके राजनयिकों को यहाँ से भगा दिया गया। उनको समझ में आ गया कि ये जो भारत है, अब जो है, अब जो है टिट फॉर टैट सिस्टम पर चल रहा है। तुमसे दबेंगे नहीं, और जहां भी गलती पाएंगे वहां छोड़ेंगे नहीं। और भारत ने जो है उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, और काफी प्रेशर में है। ट्रूडो जो खालिस्तानियों का समर्थक था, अभी भी है, और उन्हीं के बल पर जो है सरकार बनाते आ रहा है, सरकार चला रहा है। लेकिन अब जो है उसकी रेटिंग वहां गिर रही है। अगले साल चुनाव है, तो वो हारने की स्थिति पर है। वहां की कंपनियों को भारत ने लटका दिया है। जो अमेरिका के माध्यम से जो डीलिंग हुई थी, उसको भी पेंडिंग में डाल दिया है चुनाव तक। अब जब पेंडिंग में डाल दिया, तो भाई चंदा वंदा जस्टिन ट्रूडो को कहाँ से मिलेगा? चंदा नहीं मिल पाएगा, तो वो बेचारा कैसे चुनाव में जीत पाएगा? उसकी छवि पूरी खराब हो गई है। एक जोकर की छवि उसकी बना दी गई है। ये जयशंकर जी का ही कमाल है। और अमेरिका हताश हो गया है ब्रिक्स सम्मेलन के बाद चीन और रूस के साथ दोस्ती करने। भारत ने इतना प्रेशर डाल दिया उस पर, हताशा निराशा हो गई है। और उलझुल बयान अब अमेरिका जैसा देश भी देना शुरू कर दिया है, और उसे डर भी लग रहा है। वो चला था पुतिन को आइसोलेट करने, और खुद ही आइसोलेट हो गया। चला था रसिया को अलग थलग करने, खुद ही अलग थलग पड़ता जा रहा है। अब वो जान रहा है कि हमारा बच्चा न मुस्लिम देश में रहेगा, न एशिया में रहेगा, और न और कहीं रहेगा। अब धीरे धीरे अमेरिका जान रहा है, और उसने भारत से पंगा ले करके खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। और चूंकि वह विश्वसनीय किसी का नहीं रहा है, वह जो उसके साथ होता है उससे भी जो है दगाबाजी कर बैठता है, और वो आर्म ट्विस्टिंग में बिलीव करता है। तो भारत जो है उसके ऊपर बहुत भरोसा नहीं करता है। लेकिन ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकते हैं कहीं पर, कोई भी हो सकता है। लेकिन रियल पार्टनर, रियल फ्रेंडशिप भारत के जो हैं, उसमें अति मित्र में भारत का रूस, इसराइल और फ्रांस ही आते हैं, बाकी नहीं। तो बाकी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है,
कोई शत्रु है, कोई अति शत्रु है। तो भारत ने एक कैटेगरी बना करके रखी हुई है, कोई तटस्थ है। तो अब जयशंकर जी बहुत अच्छी तरीके से अपने पत्ते फेंक रहे हैं, खेल रहे हैं, और आप देखना कुछ ही वर्षों में, 10 वर्षों में आपको नजर आ जाएगा कि कितना उलट पुलट हो गया है। तो 5 वर्ष में ही नजर आने लगेगा, लेकिन 10 वर्ष में एकदम स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, हर किसी की नजर में आ जाएगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, ये जयशंकर जी की देन है। तो ऐसे महान जो विदेश मंत्री हैं आज तक के, जिन्होंने कि अपने बुद्धि कौशल से सारा खेल जो है भारत के पक्ष में कर दिया है, और भारत ने अपने अड़ोसी पड़ोसी जो शत्रु हैं, जैसे पाकिस्तान, उसको भिखमंगेई की हालत में पहुंचा दिया, और जो बांग्लादेश वगैरह हैं, इन सबको भी दुर्गति में पहुंचा दिया है। और वहां पर लगातार विद्रोह पर विद्रोह होगा और भुखमरी होगी, और भारत को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो लॉस है बांग्लादेश का, वो गेन है भारत का। 60,000 करोड़ तो भारत ने बहुत जल्दी ही गेन कर लिया इधर, जब से बांग्लादेश में कू हुआ है, शेख हसीना जी को भगाया गया है, तब से लेकर आज तक जो है यह हो चुका है। तो इन सब के पीछे जो है, अब वहां वापस जो है, आप देखना बांग्लादेश में वापस जो है फिर जो है रिवॉल्यूशन होगा, एक तरह से तख्ता पलट होगा। रिवॉल्यूशन क्या कहिए, तख्ता पलट कर लीजिए, तो तख्ता पलट हो जाएगा। सब जयशंकर के दिमाग की उपज है, और वहां पर सारा खेल चल रहा है, और बहुत जल्द जो है फिर गेम पलट जाएगा। वहां जो अमेरिका ने खेल किया था, वह खेल फिर पलटेगा दोबारा। अमेरिका को बहुत जल्दी एहसास होगा कि उसने भारत से पंगा ले करके अच्छा नहीं किया है, और पाकिस्तान को तो बहुत अच्छे तरीके से पता रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। वही हालत बांग्लादेश की, वही हालत श्रीलंका की, वही हालत मालदीव की। मालदीव तो सरेंडर कर दिया, वही नेपाल की हो जाएगी, सरेंडर कर देगा। इस सारे सरेंडर करने वाले, चीन जब सरेंडर कर दिया, चीन को अपना व्यापार यहाँ भारत में फैलाना, उसके बिना वो कहाँ जाएगा, कहाँ मार्केट है इतना बड़ा। तो उसको मार्केट चाहिए भारत का, नहीं तो सारी उसकी इंडस्ट्री बैठती जा रही। तो चीन सरेंडर कर दिया, तो मजबूत पावर कौन है वर्ल्ड में? चीन सरेंडर कर दिया, ये नेपाल उपाल पाकिस्तान वगैरह छोटे मोटे सब सरेंडर कर चुके हैं। और रूस तो दोस्त ही है, इजराइल भी दोस्त ही है, फ्रांस भी दोस्त ही है, ये सब सब अपने ही है, और सब भारत का वर्चस्व मान रहे हैं, एहसान भी मान रहे हैं। पुतिन खुद एहसान मान रहे हैं, मोदी की बहुत तारीफ करते हैं हर समय, इजराइल भी तारीफ करता है। अब कनाडा जो उछल रहा था वो भी सरेंडर कर गया, ब्रिटेन तो भाग गया है, वो तो छुपा हुआ अमेरिका का चमचा मात्र है बस, और कुछ नहीं कर सकता वो। और अमेरिका जो है, अब वह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली उसकी स्थिति है। तो वो खिसिया खिसिया के खंभा नोच नोच करके अपना नाखून उखाड़ लेगा, और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो सरेंडर करेगा, बहुत जल्द अमेरिका सरेंडर करेगा। ये जयशंकर की सबसे बड़ी जीत होगी। अब जयशंकर जो है, उस जयशंकर जी ने अमेरिका का माइंड डिस्टर्ब तो कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति का भी दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं, उसका बैलेंस बिगाड़ देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जीत होती है। और उस बैलेंस के बिगाड़ने के बाद वो लगातार गलती पर गलती करेगा, अंत में सरेंडर करेगा। काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसके हाथ से जो विश्व की जो दादागिरी थी वो छीन ली गई है। अब उसकी दादागिरी वैसे नहीं चलने वाली है, और मुस्लिम देश तो वैसे भी अमेरिका से खार खाए रहते हैं, तो वे आसानी से इस पाले में आ जाएंगे। अब देखिए जयशंकर जी का अगला क्या मास्टर स्ट्रोक होता है, क्योंकि मस्तिष्क के महान विभूति है। भारत उनको पा करके वास्तव में धन्य महसूस करता होगा, क्योंकि ऐसे
मंत्री बहुत बिरले होते हैं, बहुत बिरले जन्मते हैं। किसी भी देश के पास इतनी विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति नहीं है। जहाँ पर इसको कड़े शब्दों में बोलना है, कड़े शब्द में भी बोल रहे हैं, जहाँ स्पष्ट बोलना है स्पष्ट बोल रहे हैं, छिपा के बोलना है छिपा के बोल रहे हैं, हर नीति का प्रयोग कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है टोटली जो है अब उनके इशारे पर चलना शुरू कर दिया है। ये एक भारत की बहुत बड़ी जीत है। हरि ओम।